करता हूँ। मैं सौरभ, आपके फिजिक्स का सर, इस लाइव क्लास में आप सबका स्वागत करता हूँ। तो मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे, घर पे होंगे। क्या मैं इतना एक्सपेक्ट करूँ? चलो बढ़िया बढ़िया। तो एक बात बताओ बच्चों, क्या कर रहे थे हम लोग लास्ट क्लास में? शायद मोमेंटम वगैरह के बारे में हमने डिस्कशन किया था। मोमेंटम मोमेंटम के बारे में डिस्कशन किया था। कुछ गन एंड बुलेट वाली सिस्टम वाली जो क्वेश्चन थे वो हमने की थी। कुछ बॉम्ब के एक्सप्लोजन पे क्वेश्चंस किए थे। तो ओवरऑल हमें एक ब्रीफ जानकारी मोमेंटम के बारे में हमें पता है। तो अब सवाल ये है बेटा कि इसके बाद अगला टॉपिक क्या। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि 11 का एक ओवरव्यू आपके सामने दे दूं, ताकि जो बच्चे 12 में हैं उनको भी 11 का एक पार्ट समझ में अच्छे से आ जाए। जिन्होंने 11 ठीक से नहीं पढ़ा है तो उनकी जानकारी के लिए ये बात तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको पता है कि नीट के एग्जामिनेशन में या जेई के एग्जामिनेशन में 11 का जो पलड़ा होता है वो भारी होता है एज कम्पेयर टू 12। ठीक, वो डिपेंड करता है कि कभी कभी 12 का पोर्शन ज्यादा होता है, बट ऑन एन एवरेज अगर देखा जाए तो 11 का पलड़ा जो है वो 12 के कंपेयर में ज्यादा भारी होता है। तो इसीलिए मैं उन सारे टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ जिससे आप 12 वाले बच्चों को भी फायदा हो जाए, 11th वाले को हो ही रहा है, साथ में जो बच्चे ड्रॉप कर रहे हैं अगले साल नीट और जेई के बारे में सोच रहे हैं उनको भी फायदा हो सके। तो हम हर बच्चे को साथ में लेकर चल रहे हैं। मैं ये भी कोशिश करूंगा आगे आने वाले टाइम में कि 12 के भी कुछ सेक्शंस को लिया जाए लाइव क्लासेस में, ताकि 12 वाले बच्चों को और ज्यादा फायदा हो। ड्रॉपर वाले जो बच्चे हैं जो ड्रॉप करके अगले साल नीट और जेई के पेपर में आने वाले हैं, या क्रैश कोर्स वाले जो बच्चे हैं जो इस साल नई नीट और जेई के पेपर में अपीयर होने वाले हैं, सबको फायदा हो। ओवरऑल मैं ये मान के चलूं कि जितने भी बच्चे हैं उन सबको फायदा हो, ये कोशिश हम कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो चलो स्टार्ट करते हैं हम अपना नेक्स्ट टॉपिक। तो पिछली क्लास में हमने देखा था कुछ वेक्टर्स से रिलेटेड वगैरह बात हमने की थी। ये तो आप भी जानते हो कि वेक्टर्स के बगैर इतनी बात तो समझ में आ गई होगी कि लास्ट पिछला 8-10 लेक्चर जो है वो कॉन्टिन्यूअस हम लिए जा रहे हैं। तो 8 to 10 लेक्चर्स में आपने देखा होगा बिना वेक्टर कोई भी टॉपिक यहाँ है ही नहीं जिसको हम डील कर सकते हैं। ये आपको अच्छे तरीके से पता है। तो सवाल यह है कि अब अगला टॉपिक क्या है। तो याद करो, मैंने पिछली क्लास में कुछ फ्री फॉल मोशंस के बारे में डिस्कशन किया था। फ्री फॉल मोशन मतलब मोशन अंडर ग्रेविटी, ऐसा कुछ हमने यूज किया था मोमेंटम वगैरह को लेकर। मैंने एक एग्जांपल लिया था आपको कि अगर एक हाथी छत से गिरे और उसी सेम हाइट से अगर एक चींटी गिरे तो किसके मरने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, किसके ऊपर इफेक्ट ज्यादा होगा। तो हमने डिस्कस भी किया था इस बारे में कि हाथी के ऊपर जो है मोमेंटम, हाथी की मोमेंटम काफी ज्यादा है तो उसके ऊपर जो सरफेस फोर्स अप्लाई करेगी वो काफी हाई अमाउंट में फोर्स अप्लाई करेगी। तो हाथी के ऊपर अफेक्ट होना ज्यादा पॉसिबल है एज कंपेयर टू जो हमारी चींटी है या अंक बोलो, जो भी बोलो। क्लियर? तो इतनी बात तो अपने को समझ में आ गई थी। तो अब सवाल ये है कि मोशन अंडर ग्रेविटी में जो आप लोग के सामने एक मैंने इक्वेशन निकाला था कि एच हाइट ऊपर से नीचे गिरा तो उसकी स्पीड √2gh कैसे हो गया। अगर मैं एक ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकूं तो उसकी स्पीड कितनी होगी डिफरेंट पोजीशन पे। तो हम उन सारी चीजों के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो आपको पता है, आपने 9 क्लास में पढ़ा है, 9 क्लास में आपने ये पढ़ा है कि अगर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि इफ एक्सिलरेशन इज कांस्टेंट, याद रखना एक्सिलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी, एक्सिलेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इसलिए देखो मैंने इसके ऊपर एरो मार्क किया हुआ है। ठीक, तो एक्सिलरेशन कांस्टेंट होने का सेंस क्या है ये मुझे समझाओ सबसे पहले। इसका मतलब कि अगर हम इसको फोर्स से रिलेट करें तो एक्सिलरेशन कांस्टेंट मतलब कोई भी वेक्टर कांस्टेंट है, इसका मतलब उसकी मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रही टाइम के साथ साथ, और साथ में डायरेक्शन भी नहीं चेंज हो रही है। इसका मतलब कि कोई भी ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर लगने वाले जितने भी फोर्स हैं उनका जो रिजल्ट है एक्सेलरेशन कहाँ से आता है बेटा? फोर्स से। याद करो नेट फोर्स से। तो हम क्या लिखते हैं इसको न्यूटन सेकंड लॉ से, नेट फोर्स डिवाइडेड बाय द मास दैट इज कांस्टेंट। और मास पे एक बॉडी का चेंज नहीं होगा, हम वेरिएबल मास सिस्टम पे बात नहीं कर रहे, हम एक ऐसे सिस्टम की बात कर रहे हैं जिसका मास टाइम के साथ साथ चेंज नहीं हो रहा, लाइक अस। ठीक, ऐसा थोड़ी है कि हम यहाँ से 1 किलोमीटर दूर जाएंगे और मेरा मेरा जो मास है वो 60 केजी से घट के 50 केजी हो जाएगा या बढ़ के 70 केजी हो जाएगा, ऐसा तो होगा नहीं। हमारी मास कंजर्व है, कांस्टेंट है। क्लियर? तो मास जब कांस्टेंट है तो आपको जब पता हो गया कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट, इसका मतलब उसके ऊपर लगने वाले जितने भी फोर्सेज हैं
उन सबका वेक्टोरियल सम जो है वो कांस्टेंट है। समझ में आ गई बात। तो ऐसे केसेस में आपने पढ़ा है कि तीन इक्वेशंस ऑफ मोशन, एक चौथा भी है, ठीक, उसके बारे में लाकर डिस्कशन करेंगे हम आगे चल के। तो वो जो इक्वेशंस ऑफ मोशन है, याद है तुम लोगों को एक रफ लैंग्वेज में ऐसे बोला करते हो तुम लोग, ए टी स्क्वायर वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a एक्स। ऐसा कुछ हम लोग तीन इक्वेशंस ऑफ मोशन जो आपने 9th क्लास में पढ़ा भी है, ठीक। और बड़ा पावरफुल रिलेशन है बेटा ये, मतलब बहुत क्वेश्चन इसके ऊपर बन सकते हैं, बहुत वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन इसके ऊपर बन सकते हैं। सिर्फ तीन ये इक्वेशन और बच्चों की जान निकालने के लिए काफी होती है। कहीं भी एंटर कर जाएगा, जहां भी बॉडी मूव कर रहा हो वहां पे इस तरीके के इक्वेशन यूज किए जाएंगे। लेकिन ये बात ध्यान में रखना है कि आप इस इक्वेशन को यूज करने से पहले ये जरूर डिसाइड कर लो कि क्या एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। अगर है तो फिर ये रिलेशन वैलिड है, और अगर नहीं है तो ये इस रिलेशन को आप यूज नहीं करेंगे। तो एक बात तो समझ में आ गई कि जब भी आप कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हो, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हो, आपको अगर ये फील हो जाए, आपको ये पता चल जाए कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो दिमाग में ये तीन इक्वेशन जरूर रखना कि किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में ये तीन इक्वेशन जो है बहुत फायदेमंद होगा आपके लिए। लेकिन क्राइटेरिया क्या है कि एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट। क्लियर। अब कभी कभी होगा कि एक्सेलरेशन के बारे में ना देख के फोर्सेस गिवन हो जाए, मान लो कि ऐसा कभी गिवन हो, तो आपको ये पता होना चाहिए कि नेट फोर्स जो है वो कांस्टेंट होना चाहिए। अब सवाल ये है कि नेट फोर्स या एक्सेलरेशन कांस्टेंट किस केसेस में होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि उनकी डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड जो है वो फिक्स्ड हो जाए। मतलब मेरे ऊपर अगर 40 न्यूटन का फोर्स इधर लगा, 20 का इधर लगा, तो 40 इधर लगता रहे, 20 इधर लगता रहे, ये कभी चेंज ना हो, और मैं 40 की तरफ मूव करके हुआ चला जाऊं। ऐसा नहीं कि मैं इधर की तरफ मूव कर रहा हूँ, इधर से 20 गायब हो गया, तो जैसे ही 20 गायब हुआ तो सिर्फ 40 रह गया, एक्सेलरेशन बढ़ जाएगी। समझ में आ गई बात। क्लियर है। तो ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट वाला केस नहीं है। एक्सेलरेशन कांस्टेंट का मतलब क्या कि किसी भी टाइम पे आप जब देखो तो नेट फोर्स उसके ऊपर जो है वो कांस्टेंट वैल्यू की होनी चाहिए। मतलब एक्सेलरेशन की मैग्नीट्यूड जो है वो कांस्टेंट, साथ साथ डायरेक्शन भी कांस्टेंट। ऐसा नहीं कि बॉडी इधर को गया, अचानक से इधर घूम गया, इधर की एक्सेलरेशन अब इधर को एक्सेलरेशन हो गई और आपने ये इक्वेशन यूज कर दिया। गलत, आप नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन की भले ही मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रही हो, लेकिन उसने अपना डायरेक्शन रिवर्स कर दिया है, सॉरी रिवर्स नहीं, चेंज कर दिया है। समझ में आ गया। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए ही सब इन इक्वेशंस को यूज करोगे। अब ये इक्वेशन जो आपने यहाँ लिखा है, इसमें एक एक टर्म क्या बता रहा है उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। एस, एस क्या बोलता है? 9th क्लास में जनरली टीचर्स तुम्हें समझा देते हैं कि एस इज द डिस्टेंस कवर्ड। एस डिस्टेंस कवर्ड नहीं है बेटा, ये बेसिकली डिस्टेंस कवर्ड, सॉरी बोल, डिस्प्लेसमेंट इन टाइम टी। ये जो की जो लिख रहे हो ना, ये की का मतलब होता है कि जिस टाइम इंटरवल, मान लो कि तुमसे अगर पूछा जाए कि डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बिटवीन 1 to 5 सेकेंड, तो ये की कितना है? 5 - 1, 4 सेकेंड। समझ में आ गई बात। तो इस 4 सेकेंड में जो डिस्प्लेसमेंट कवर्ड है वो ये है, ठीक। अगर आपसे सवाल ये बोल दिया जाए कि t इक्वल टू 1 सेकेंड से लेके t इक्वल टू 4 सेकेंड के बारे में सारा कुछ डिस्कशन करो, तो t इक्वल टू 1 पे जो पार्टिकल की वेलोसिटी होगी वो है ये। समझ में आ गया। थ्रू आउट द एक्सेलरेशन क्योंकि कांस्टेंट है तो वो है a। इस t का मतलब क्या है? इस 1 सेकेंड से लेके 4 सेकेंड, मतलब 4 - 1 3 सेकेंड। समझ में आ गया। फिर उसी तरीके से ये v क्या है? v 1 सेकेंड से लेके 4 सेकेंड के बीच में किसी भी इंस्टेंट पे वेलोसिटी हो सकती है, मतलब वेलोसिटी एट एनी टाइम t। समझ में आ गया। क्योंकि आपसे इस रीजन में पूछा गया है, तो 1 सेकेंड से 4 सेकेंड के बीच में किसी भी जगह पे आपसे वेलोसिटी पूछी जा सकती है, तो वो होगी v। ठीक। u क्या है? t इक्वल टू 1 सेकेंड पे जो वेलोसिटी थी वो है u। क्लियर। टाइम तो आपको पता चल गया। एस आपको पता है कि 1 सेकेंड से लेके 4 सेकेंड के बीच में जो डिस्प्लेसमेंट कवर्ड है वो है एस। एक्सेलरेशन पता है, ये सब कुछ आपको पता है। क्या ये बात समझ में आ गया कि इन तीन रिलेशन में जो ये जो टर्म्स लिखे गए हैं, ये टर्म्स रिप्रेजेंट क्या कर रहे हैं? फिर से समझो। t इक्वल टू 1 सेकेंड से t इक्वल टू 4 सेकेंड के बीच में हम बात कर रहे हैं, तो एस क्या है? डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन 1 सेकेंड टू 4 सेकेंड। 1 सेकेंड से 4 सेकेंड के बीच में कितना डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ है वो है। यू क्या है?
वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट इक्वल टू 1 सेकेंड। इसको इनिशियल वेलोसिटी बोलते हो। इनिशियल मतलब जिस टाइम पे बात की जाए, इनिशियल जो टाइम है आपका तो वो 1 सेकेंड है। अगर वो जीरो होता, ये टाइम 0 सेकेंड होता तो उस समय जीरो मान लेते हैं हम। बात समझ में आ गई? क्लियर? तो यू हो गया। टी क्या हो गया? 1 सेकेंड से 4 सेकेंड के बीच में जो टाइम लगा, कितना लगा? 3 सेकेंड। 4 माइनस 1। क्लियर? ए क्या है? इस पूरे पीरियड में जो कांस्टेंट एक्सेलरेशन है वो। क्लियर? एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में भी आप लिख रहे हो, कि आपको समझ में आ गया। वी क्या है? वेलोसिटी, जिसको आप जनरली क्या बोलते हो? फाइनल वेलोसिटी। मतलब आप इसको ऐसे बोलो, वेलोसिटी एट एनी टाइम टी। क्लियर? तो इस केस में टी इक्वल टू 4 सेकंड पे जो वेलोसिटी होगा वो कौन सा है? वी। क्लियर? ए पता है, टी पता है, यू पता है, सब कुछ आप जानते हो। इस टर्म्स को समझ गए? ये क्लियर हो गया बच्चों? ठीक, फिर से बोलो, फिर से बोल देता हूँ। एस क्या है? डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन अ गिवन टाइम इंटरवल। क्लियर? यू, जो टाइम स्टार्ट हुआ है, जो भी टाइम इंटरवल गिवन है, उसका जो पहला जो टाइम गिवन है, जैसे मान लो कि 5 to 10 सेकंड बोल का, तो टी इक्वल टू 5 पे जो वेलोसिटी होती है उसको यू बोला जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल मतलब इनिशियल टाइम पे जो वेलोसिटी है, दैट इज इनिशियल वेलोसिटी। समझ में आ गया? एक्सेलेरेशन आपको पता है, ये कांस्टेंट होना चाहिए। डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों ही चेंज नहीं होना चाहिए थ्रू आउट द टाइम। समझ में आ गया? टी तो आपको पता है, ये टाइम डिफरेंस। क्लियर? वी क्या है? वेलोसिटी किसी भी टाइम टी पे, तो जो भी इंटरवल गिवन हो उसके फाइनल टाइम पे जो वेलोसिटी है वही है। ठीक, या उनके बीच में किसी भी टाइम पे भी आप वी बोल सकते हो। इनिशियल को बोलते हैं जो इनिशियल टाइम है उस पे। क्लियर? बाकी सब चीज आप समझ रहे हो। अब इसको यूज करना सीखते हैं कि कैसे इन इक्वेशंस को अप्लाई करते हैं। जनरली बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं इस इक्वेशंस को यूज करने वक्त। ठीक है, तो मैं इसको हटा रहा हूं। अब देखो बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट, जैसे मान लो कि क्वेश्चन, इसको फ्री फॉल मोशन अभी देख रहे हैं, मतलब मोशन अंडर ग्रेविटी। ठीक, मतलब सिर्फ और सिर्फ अर्थ फोर्स अप्लाई करेगी, उसके अलावा कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं करेगा। समझ के चलो, मोशन अंडर ग्रेविटी का टॉपिक देखो अपना, मोशन अंडर ग्रेविटी। ये मैंने क्यों बोला कि मोशन अंडर ग्रेविटी ही पहले कंसिडर की जाएगी? क्योंकि इस केस में सिर्फ और सिर्फ फोर्स अर्थ अप्लाई करेगा। ठीक, और अर्थ जो फोर्स अप्लाई करती है वो आपको पता है mg के बराबर होता है। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी होती है? स्मॉल g, विच इज कांस्टेंट 9.8। तो हम अब ये जो तीन रिलेशन जो हमने पढ़ा था, ये तीन रिलेशन यूज करने के लिए एलिजिबल है, हम अब कहीं भी यूज कर सकते हैं। इसलिए मोशन अंडर ग्रेविटी हम पहले डिस्कशन कर रहे हैं। तो मान लो कि इसमें केस फर्स्ट में ले लो। फर्स्ट केस क्या कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, इसको u स्पीड से ऊपर को फेंक दिया। बताओ कि कितने देर में ये अपने मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा और क्या होगा इसका मैक्सिमम हाइट, ये बोला गया क्वेश्चन। ठीक, तो सवाल ये है कि क्या, ये याद रखना, एयर फ्री स्पेस, एयर फ्री स्पेस मतलब एयर का कोई भी इफेक्ट यहाँ कंसिडर नहीं किया जाएगा। सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज कंसिडरेबल है, वो है फोर्स अप्लाइड बाय अर्थ। ठीक है, अब देखो ड्यूरिंग द मोशन, यहां से चलकर देखो टी इक्वल टू 0 पे हमने फेंक दिया। अब अक्सर बच्चे क्या करते हैं, बच्चे सोचते हैं यार हमने यहाँ फोर्स तो लगा दिया, क्या तो फोर्स तो लग रहा है इसमें। ठीक, हमने तो लगाया, तो सर क्यों बोल रहे हैं कि सिर्फ यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है? बेटा हम वो टाइम चूज कर रहे हैं जिस समय बॉल आपके हाथों को छोड़कर बाहर है, आपने फेंका किसी चीज से, जैसे उस जगह को छोड़ा उसने, ठीक, आपका 4-0 हो गया। ठीक, और अब ऊपर की तरफ ये जा रहा है, तो अब उस बीच में को आपने कहीं फोर्स नहीं लगाना, आपने इनिशियल टाइम में फोर्स लगाया। क्लियर? वो आपके हाथ को जिस समय छोड़ा उसने, वही टी इक्वल टू 0 है। समझ में आ गई बात? और उसके बाद जो हो रही है कहानी वो अभी हम देख रहे हैं। क्लियर? तो टी इक्वल टू 0 जिस समय आपके हाथ को या फिर जिस भी मशीन से आपने फेंका, मशीन को जैसे ही इसने छोड़ा है वो है टी इक्वल टू 0 टाइम। क्लियर? तो एम, अब जैसे देखो ये जब ऊपर की तरफ जा रहा होगा तो सोचो जरा इसके ऊपर क्या क्या हुआ है। देखो मान लो कि यहाँ पे ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ये वेलोसिटी कहीं ऊपर की होगी। देखो मैंने यहाँ v लिखा है, यहाँ पे u लिखा है, क्योंकि इनिशियल टाइम पे जो वेलोसिटी होती है उसको u बोल के, और v क्या होता है? वेलोसिटी एट एनी टाइम t। ठीक, और अगर ये मैक्सिमम हाइट है, ये जो पॉइंट है, ये अगर मैक्सिमम हाइट है, तो आपको पता है मैक्सिमम हाइट का सेंस क्या होता है कि पार्टिकल अब इससे ऊपर नहीं जाएगी। तो सोचने वाली बात है क्यों नहीं जाएगी, क्योंकि वहां पे वेलोसिटी 0 हो गई होगी। समझ में आ गई बात? क्योंकि जब तक वेलोसिटी है वो तो आगे जाएगी ही जाएगी।
क्लियर? इसका मतलब ये मैक्सिमम हाइट सेंस क्या बता रहा है कि यहाँ पे फाइनली जाकर वेलोसिटी क्या हो जाना है, जीरो हो जाना है। क्या बात समझ में आ गया? क्लियर है यहाँ पे? चल अब देखो, अब जैसे ही हम यहाँ से बात कर रहे हैं, यू स्पीक से आपने फेंका, यू स्पीक से फेंकने के बाद अब ये जैसे, अब देखो इसके ऊपर फोर्स, याद करो फोर्स निकालना हमें यहाँ क्या है, इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स mg लग रहा होगा, इसके अलावा कोई फोर्स, कोई और फोर्स है नहीं, क्योंकि एयर को हमने इग्नोर कर दिया, हम कुछ फोर्स अप्लाई कर नहीं रहे, तो अकेला फोर्स mg लग रहा है। तो इस फोर्स के कारण जो एक्सेलरेशन होगा, क्या लिखते हैं, mg डिवाइडेड बाई m, तो ये कैंसिल होके g हो गया, और g की वैल्यू कितनी होती है बेटा, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये हम सबको पता है। क्लियर? ये सब हम जान के 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो कि कांस्टेंट है, तो ये बात तो क्लियर हो गई कि अब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो गया, मतलब वी आर एलिजिबल टू अप्लाई द इक्वेशंस ऑफ मोशन, जो 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन हमने पढ़ा है। समझ में आ गई बात? अब चलो ये देखो, अब ये बात तो समझ, कभी भी याद रखना कि किसी भी चीज के बारे में जानना ना, इंटरमीडिएट स्टेट लेना, मतलब ये इनिशियल हो गया, ये यहाँ फाइनली पहुंच के जीरो हुआ है, ठीक? तो इनके बीच में कोई भी एक स्टेज हम ले लेंगे, क्लियर? दैट इज कॉल्ड द इंटरमीडिएट स्टेज। क्लियर? तो इंटरमीडिएट स्टेज में ही सारी डिसीजन होगी। अब सोचो ऐसा कुछ हुआ कि इस पे थोड़ा सा पीएचडी करते हैं, मतलब थोड़ा रिसर्च करते हैं। देखो यहां से चला, यहां पहुंचा, क्लियर? यहां पे वेलोसिटी थी u, यहाँ पे वेलोसिटी है जीरो, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ये बताओ मैक्सिमम वेलोसिटी कहाँ पे है, सोचो कुछ जरा, मैक्सिमम वेलोसिटी किस जगह पे है, कौन सी पोजीशन है जहां पे वेलोसिटी मैक्सिमम है? मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे वेलोसिटी u है और यहाँ पे वेलोसिटी जीरो है, ठीक? पार्टिकल ऊपर जा रही है, एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है, मैंने सब कुछ बोल दिया बेटा, आपको इतनी बात समझ में आ जानी चाहिए। एक्सेलरेशन जब मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में हो तो इसको बोलते हैं रिटार्डेशन या डी एक्सेलरेशन, डिसेलरेशन भी बोलते हैं। ये बात आपको पता है, 9th क्लास में आपने पढ़ा भी होगा, ठीक? और जो 11 जो 12 के बच्चे हैं या फिर 12 पास आउट जो बच्चे हैं, उनको तो ये पता ही है, क्लियर? इतना को उन्होंने 11th में भी पढ़ा होगा, ठीक? सबके लिए है ये बिल्कुल क्लास। तो जब ऊपर की तरफ जा रहा है ये, और फोर्स जो है नीचे की तरफ है, सोचो ऐसा होगा कि आप दौड़ रहे हो और कोई पकड़कर तुम्हें पीछे की तरफ खींच रहा है, तो उस केस में तुम्हारे वेलोसिटी पे क्या इफेक्ट होता, सोचो तो जरा। भाई तुम भाग रहे हो, तुम्हारा फ्रेंड पीछे की तरफ खींच गए, तो तुम्हारी वेलोसिटी क्या होगी, डिक्रीज होके 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 एक जगह पे जाके रुक जाओगे, होगा ना? तो क्या ये केस यहाँ पे नहीं होगा? ये केस इसके साथ भी तो वैलिड है। mg जो है देखो नीचे लग रहा है, पार्टिकल ऊपर जा रहा है, मतलब वेलोसिटी क्या हो रही होगी, घट रही होगी हर इंस्टेंट पे। यहाँ पे जो वेलोसिटी इससे कम यहाँ पे, उससे कम यहाँ पे, उससे कम यहाँ पे, उससे कम यहाँ पे, और मिनिमम सबसे कम यहाँ पे, जो कि जीरो हो गया। वेलोसिटी की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, जीरो। समझ में आ गई बात ना? मैग्नीट्यूड बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, डायरेक्शन को बॉडी ऊपर जा रही है। एक बात और चीज आपको समझ में आ गई कि जो एक्सेलरेशन मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में हो उसको बोलते हैं रिटार्डेशन, और वो हमेशा वेलोसिटी को डिक्रीज करता है, क्लियर? और जो एक्सेलरेशन वेलोसिटी की तरफ हो जाए वो हमेशा वेलोसिटी को इंक्रीज करता है, मतलब आप हम जिस तरफ भाग रहे हैं, पीछे से हमारा दोस्त अगर धक्का मार गए तो हमारी स्पीड बढ़ जाएगी, हो सकता है हम एडजस्ट ना करें और हम गिर जाए। ऐसा हो जाता है रियल लाइफ में, ये सारी बातें होती है। तो वो सारी चीजों को हम यहाँ पे मैथमेटिकल इक्वेशंस के जरिए देख रहे हैं। समझ में आ गई बात? क्लियर? तो इसका मतलब अगर आपसे कभी भी कोई पूछे कि वेलोसिटी पे क्या हुआ, तो वेलोसिटी डिक्रीज हुआ है, क्लियर? तो अब सवाल ये है कि मैक्सिमम कहाँ है? तो भाई डिक्रीज जब हो रहा है तो मैक्सिमम यहीं पे होगा ना, यहाँ पे घटके हुए यहाँ पे जीरो हुआ है, तो सबसे ज्यादा वेलोसिटी यहाँ पे है जिस समय आपने फेंका था उसको, क्लियर? ये बात समझ में आ गया? अब सवाल ये है कि किसी भी जगह पे अगर आपसे ये पूछ दिया जाए कि ये वाली हाइट बताओ, ये हाइट कितनी है, समझ में आ गई बात? तो कैसे निकालेंगे, सोचो जरा। हमें पता क्या क्या है, हमेशा ध्यान रखना कि वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, इज ऑल टर्म्स आर अ वेक्टर क्वांटिटी, और वेक्टर लिखते वक्त डायरेक्शंस का केयर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्लियर है बेटा? समझ में आ गया? तो अब क्योंकि यहाँ पे 3-4 अलग अलग वेक्टर्स तुम्हारे सामने नजर आएंगे, तो वैसे केस में तुम अपना एक पॉजिटिव डायरेक्शन डिसाइड कर लेना, ठीक? वो पॉजिटिव डायरेक्शन में जो भी वेक्टर होगा, समझ में आ गई बात, जो भी वेक्टर होगा उस पॉजिटिव डायरेक्शन उसको प्लस साइन के साथ लिखना, जो उसके अपोजिट होगा उसको माइनस साइन के साथ लिखना, ठीक है? ये रूल अपने लाइफ में बना लो बिल्कुल, ठीक? जब भी दो या दो से ज्यादा नंबर ऑफ वेक्टर्स एक साथ तुम्हें नजर आए
तो आप अपना एक पॉजिटिव डायरेक्शन डिसाइड कर लो, ये आपकी चॉइस है। आप नीचे मान सकते हो पॉजिटिव, ऊपर मान सकते हो, राइट साइड मान सकते हो, लेफ्ट साइड मान सकते हो, जिगर जी चाहे उधर मानो, या आप बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। क्लियर? तो वैसे केस में हम क्या करेंगे कि एक पॉजिटिव डायरेक्शन डिसाइड करेंगे, ठीक है, और वो पॉजिटिव जो डायरेक्शन है उसकी तरफ जो वेक्टर है उसको प्लस के साथ लिखेंगे, जो उसके अपोजिट होगा उसको माइनस के साथ लिखेंगे। क्लियर? ठीक, ये क्वेश्चन बहुत आसान है, इसको तो मैं एक लाइन में सॉल्व कर देंगे, लेकिन इससे पहले जो इसके पीछे जो छुपी हुई बातें है वो मैं डिस्कस कर रहा हूँ तुमसे। क्लियर? तो ये बात समझ में आ गया? मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि अगर आपने जिधर इनिशियल वेलोसिटी या जिधर इनिशियल जिस डायरेक्शन में मोशन होना चाहता है, इनिशियली बॉडी जिधर जा रही है, अगर उस डायरेक्शन को आपने पॉजिटिव मान लिया तो आपसे कैलकुलेशन में कहीं पंगा नहीं आएगा, आप बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे। मतलब इनिशियल डायरेक्शन ऑफ मोशन विल बी कंसिडर्ड एज अ पॉजिटिव डायरेक्शन। बात समझ में आया? जो वेक्टर अब उस डायरेक्शन में होगा उसको प्लस के साथ लिखना और उसके अपोजिट को माइनस साइन के साथ लेना। मैं इस रूल को फॉलो करता हूँ, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये कोई रूल है जो आपके लिए बनाया गया, आप पे मैं इम्पोज कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। आप कहीं भी मान सकते हो, आप बिल्कुल इंडिपेंडेंट हो, कहीं भी लिख सकते हो, कहीं इसके लिए कोई भी बात नहीं है। लेकिन जो बच्चा मोशन के डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लेता है उसके लिए इक्वेशन लिखना कंपेरेटिवली ज्यादा आसान होता है, वो क्वेश्चन में ज्यादा फंसता नहीं है, वो आसानी से सॉल्व कर लेता है। ठीक है, तो हम वही काम करेंगे। ओके, तो देखो पार्टिकल किस तरफ जाना चाहिए, तो ये हो गया हमारा ऊपर की तरफ, ये हो गया हमारा पॉजिटिव डायरेक्शन। अब जो वेक्टर इधर को होगा उन सारे को हम पॉजिटिव के साथ लिखेंगे और जो वेक्टर इसके अपोजिट होगा उसको नेगेटिव साइन के साथ लिखेंगे। क्लियर है इतनी बात? अब आगे चलते हैं। अब देखो जरा ध्यान से देखो कि हमें पता क्या क्या है, हमें निकालना क्या है, ये हमारे माइंड में होना चाहिए। हमारा एम क्या है और उस एम को कवर करने के लिए हमारे पास हथियार क्या है, हमारे अस्त्र और शस्त्र क्या है, ये को पता होना चाहिए भाई। अब पता चला कि आप युद्ध के मैदान में पहुंच गए हो और आपके पास अस्त्र ही नहीं है तो मारे जाओगे। ठीक, तो आपको पता होना चाहिए कि आपके पास क्या क्वालिटीज है, आपको क्या क्या गिवन है, ठीक, और हमें पहुंचना कहाँ है। ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमारा टारगेट क्या था, इस एच को फाइंड करना, ये जो मैक्सिमम हाइट है ये फाइंड करना। क्लियर? तो ये बात तो पता चल गया कि अब यहाँ से ये वाली हाइट निकालनी है। तो इतनी बात भी आपको पता चल गई है कि यहाँ पहुंच के इसकी वेलोसिटी क्या हो जानी है, 0। मतलब जो भी टाइम यहाँ पे लगा होगा उस टाइम पे यहाँ पहुंचने में वेलोसिटी 0 हो गई। इतनी बात क्लियर हो गई, मतलब हमारे पास वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी 0 है। अच्छा, इनिशियल वेलोसिटी देखो जरा क्या है, मैं प्रॉपर साइन के साथ लिख रहा हूँ। देखो यहाँ पे कहा कि ये है कि इनिशियल वेलोसिटी, देखो उसी डायरेक्शन में देखो पॉजिटिव है, देख रहे हो ना, तो इसको हम क्या लिखेंगे, प्लस यू। क्लियर? एक्सेलरेशन कितना है देखो जरा, देखो मोशन ऊपर की तरफ है, देखो पॉजिटिव डायरेक्शन ऊपर है और एक्सेलरेशन किधर है, नीचे, जी है ना। देखो डाउनवर्ड डायरेक्शन जिधर फोर्स लगा उसी डायरेक्शन में तो एक्सेलरेशन है, ये है जी। समझ में आ गई बात? जो कि 9.8 है, हमें जब जरूरत होगा तो हम 9.8 रिप्लेस कर लेंगे उसे। अभी फिलहाल हम इसको यूज, एक्सेलरेशन क्या है, माइनस जी। माइनस क्यों लिखा भाई, क्योंकि जिधर पॉजिटिव है उसके अपोजिट डायरेक्शन में। इतनी चीजें, ये हथियार है हमारे, इसको यूज करना है। समझ में आ गई बात? और अपने गोल को अचीव करना है। अब सोचो कि इन शस्त्रों को यूज करके आपके पास कौन सा ऐसा इक्वेशन है जिससे हम अपने वेल गोल पे पहुंच जाए। फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी आपको पता, एक्सेलरेशन भी आपको पता है, ठीक, बस टाइम नहीं पता है। तो वो रिलेशन छोड़ दो जिसमें टाइम आ रहा था, जैसे v इक्वल टू यू प्लस ए बोल जाओ, s इक्वल टू यू के प्लस हाफ ए स्क्वायर बोल जाओ। तीसरा इक्वेशन वो कौन सा है, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। क्लियर? v क्या है, वेलोसिटी, हमें निकालना कि s क्या है, डिस्प्लेसमेंट। अब इसको समझोगे, v क्या है, वेलोसिटी उस जगह पे जहां पे डिस्प्लेसमेंट s है। तो अगर डिस्प्लेसमेंट ये h है तो उस जगह पे वेलोसिटी कितनी है, 0 है ना। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 0। इनिशियल वेलोसिटी को प्लस u है, यू स्क्वायर प्लस 2 एक्सेलरेशन माइनस जी। ये करो, ये वेलोसिटी 0 कहाँ पे है, जहां पे डिस्प्लेसमेंट h है। अब सवाल है कि h पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ठीक, अब सोचो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट के बीच का सिंपल सेपरेशन। क्लियर? और डायरेक्शन हमेशा इनिशियल से फाइनल पॉइंट की तरफ। तो इनिशियल पॉइंट ये है, फाइनल पॉइंट ये है, तो डिस्प्लेसमेंट किधर को हो गया, ये है डिस्प्लेसमेंट। देख रहे हो? तो देखो को एरो किधर की तरफ गया,
जिगर पॉजिटिव है तो हम डिस्प्लेसमेंट को प्लस साइन के साथ लिखेंगे, तो ये कितना हो गया प्लस एच। क्लियर? तो ये कितना आ गया 0 इक्वल टू यू स्क्वायर, देखो ये माइनस आ जाएगा माइनस 2gh, तो देखो एच सॉल्व होकर कितना आ गया यू स्क्वायर अपॉन 2g। इतना मैक्सिमम हाइट जाएगा, मतलब अगर 20 मीटर पर सेकंड से आप इसको फेंकते तो 20 का स्क्वायर, जी को मैं 10 ले रहा हूँ, डिवाइडेड बाई 20, तो 20 मीटर ये ऊपर जाता मैक्सिमम, उससे ऊपर नहीं जा सकते। ये समझ में आ गई बात? क्लियर है? अब सवाल ये है कि ये जो डिस्प्लेसमेंट यहाँ से चलकर यहाँ तक हुआ है, इस डिस्प्लेसमेंट को कवर करने में कितना टाइम लगा, ये भी पूछा जा सकता है आपसे। तो देखो अब फिर वही बात, अब हमें टाइम निकालना है, तो टाइम वाले रिलेशन ढूंढो। तो पहले दो रिलेशन के, v इक्वल टू यू प्लस एटी, एस इक्वल टू यू की प्लस हाफ एटी स्क्वायर। अब इन दोनों में से चूज करो कौन सा तुम्हारे लिए कारगर है और किसमें कैलकुलेशन आसान हो सकता है। तो हमें पता क्या क्या है, फाइनल वेलोसिटी, क्लियर, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, किक, ये सब हमको पता है। क्लियर है यहाँ पे? तो अब निकालना क्या है हमें, टाइम। तो बहुत आसान है, v इक्वल टू यू प्लस एटी ले लो। आप ऐसा नहीं कि s इक्वल टू यू की प्लस हाफ एटी स्क्वायर नहीं ले सकते, बिल्कुल ले सकते हैं। s क्या है, डिस्प्लेसमेंट, ठीक, तो वो ये है, आपने निकाल लिया है, इसको आप प्लेस करके सॉल्व करोगे, थोड़ा कैलकुलेशन बड़ा होगा बट फाइनल आंसर वही होगा। क्लियर? तो v इक्वल टू यू की मतलब वो टाइम अपने को निकालना है जिसपे वेलोसिटी 0 हुई है, इनिशियल टाइम पे वेलोसिटी ये थी और एक्सेलरेशन माइनस जी था। क्लियर? तो यहाँ से जो की निकल कर आएगा वो टाइम बोला जाएगा मैक्सिमम हाइट पे पहुंचने का टाइम, दैट इज u बाई जी। अगर 20 मीटर पर सेकंड से हम किसी ऑब्जेक्ट को फेंकते तो 2 सेकंड में वो अपने टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंच जाता, और वो टॉप मोस्ट पॉइंट कितना होता है इस रिलेशन से, 20 मीटर। सारी कहानी पूरी की पूरी पीएचडी हमने कर ली। अब ये बात तो समझ में आ गई कि यहाँ से चलकर यहाँ पहुंचने में 2 सेकंड लगे हैं। अब आपसे हर अलग टाइम पे, जैसे 0 से 2 सेकंड के बीच में तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स हो सकते हैं, हो सकता है ना, 1.00001 सेकंड, 0.00001 सेकंड, ठीक, 1 सेकंड, 1.1, 1.2, 1.3, 1.25, बहुत सारे ऐसे नंबर डिजाइन किए जा सकते हैं। तो किसी भी टाइम से आपसे पूछ सकता है कि कितने हाइट पे है और उसकी वेलोसिटी क्या है, आपसे कुछ भी पूछी जा सकती है, क्योंकि आप फाइंड कर सकते हो। बताओ, बिल्कुल निकाल सकते हैं। जैसे सिंपल सा ऐसा ही क्वेश्चन, ये तो समझ में आ गया होगा तुम्हें। अब इस पे देखो, इस पे क्वेश्चन अगर मान लो कि एक सिंपल क्वेश्चन याद रखना बेटा, नीट में तो डायरेक्टली क्वेश्चन इसी तरीके से आ जाते हैं, ठीक, इसमें बहुत दिमाग नहीं लगाना होता, ठीक है, लेकिन थोड़ा कैलकुलेशन है, करना पड़ेगा आपको। अब जैसे मान लो कि ये जो u है ये 20 मीटर पर सेकंड है, जो मैंने अभी बोला था, कि ये बात तो समझ में आ गया। जैसे ही ये बात समझ, अच्छा u 20 मीटर पर सेकंड है, तो एक काम करते हैं, सबसे अच्छा पहले तो हम ये निकाल लेते हैं कि मैक्सिमम हाइट कितना है। तो तुरंत हम इधर चुपके से इधर कोने में इधर कर लेंगे, जो कि 20 मीटर आ जाएगा। अच्छा, मैक्सिमम हाइट पे पहुंचने में टाइम कितना लगा, u बाई जी, जो कि 2 सेकंड आ गया, ये हमें पता चल गया। ठीक, इतनी बातें हमें पहले से पता है। अब हम सोचेंगे कि क्या पूछा गया है। क्लियर? ये तुरंत बात दिमाग में आ जानी चाहिए कि ये हो गया। क्लियर? समझ में आ गई बात? तो अब अगर आपसे ये पूछा गया, तो बहुत सारे सवाल, अगर आपसे ये पूछा गया कि 1 सेकंड पे बताओ पार्टिकल ने कितना हाइट कवर किया है, उस समय उसकी वेलोसिटी क्या है। ठीक, तो क्वेश्चन ये है कि एट t इक्वल टू 1 व्हाट इज द हाइट, ठीक, एंड व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। क्लियर है? समझ में आ गया? इस पूरी कहानी को मैं यहाँ से हटा रहा हूँ, क्योंकि अब तो ये बात तो आप समझ गए हो। देखो, इतनी बात होगी, तो मुझे नहीं पता। अब ये मत समझना कि भाई 2 सेकंड में तो ये मैक्सिमम पे पहुंचा है, मतलब 1 सेकंड में आधा होगा, बीच में होगा कहीं। गलत। गलत क्यों? क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी ज्यादा है। मान लो कि आपको बहुत तेज वेलोसिटी से फेंक दिया जाता, तो क्या 1 सेकंड में वही डिस्टेंस कवर करके अगर कम स्पीड से फेंका जाता? तो ऐसा तो नहीं है, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी काफी ज्यादा है और वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है रैपिडली। समझ में आ गई बात? क्लियर है? और कांस्टेंट रेट से डिक्रीज हो रहा है। समझ में आ गई बात? तो जो इक्वल टाइम इंटरवल में डिस्टेंस कवर जो होगा ना, वो भी डिक्रीज करना स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए कभी मत बोलना कि t इक्वल टू 2 सेकंड पे मैक्सिमम पे पहुंचा है, तो t इक्वल टू 1 सेकंड पे यहाँ बीच में कहीं रहा होगा 10 मीटर पे। गलत हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक, हो सकता है कि आंसर आ जाए। क्लियर? मान लो कि 10 मीटर भी हो जाए, बट हम उसे प्रॉपर मेथड से करेंगे, अच्छे तरीके से करेंगे। ठीक, अब चलो देखो, तो हम इस पे बात करते हैं।
t इक्वल टू 1 सेकंड पे देखो, h निकालना है अपने को और अपने को v फाइंड करना है। क्लियर? सो अब सवाल ये है कि हमारे पास हमारा अस्त्र क्या है, ये जानना जरूरी है। ठीक, हमारा अस्त्र क्या है, हमें पता है कि टाइम हमें पता है, एक्सेलरेशन हमें पता है -g। क्लियर? मैंने आपको बताया था जिधर को ऑब्जेक्ट फेंका जाए उस डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लेना, तो ऊपर को मैंने क्या किया, पॉजिटिव मान लिया। क्लियर? अब जो भी इस तरफ होगा उसको प्लस में लिखेंगे, जो इसका अपोजिट होगा उसको माइनस में लिखेंगे। ठीक, अब ये फोर्स वगैरह की रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ मुझे पता है कि एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इतना तो आपको समझ में आ गया है कि क्यों एक्सेलरेशन डाउनवर्ड में है, वो फोर्स ने बता दिया था। क्लियर? अब आगे चलते हैं। इतना हमें नोन हो गया, हमें निकालना क्या कि t इक्वल टू 1 सेकंड पे बताओ हाइट कितना। सोचो तो जरा क्या यूज किया जाए, क्या क्या पता है आपको। अच्छा, एक और चीज पता है, u पता है आपको, +20 मीटर पर सेकंड, यही क्वेश्चन था। ठीक है ना, कि 20 मीटर पर सेकंड से आपने फेंका है, ये जो u है इतना 20 मीटर पर सेकंड है, ये क्वेश्चन में गिवन था। तो ये प्लस में होगा या माइनस में, आपको पता है, पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ ही को फेंकोगे। ऐसा थोड़ी है कि आपके हाथ में और नीचे फेंक दो, ऐसा नहीं है, हम ऊपर फेंक रहे हैं। ठीक, अब आगे चलो, एक्सेलरेशन इतना हो गया। अब इक्वेशन क्या लिखेंगे बेटा, बताओ तो, कौन सा इक्वेशन यूज करने से वेलोसिटी निकल सकती है किसी भी टाइम पे, तो वो है v इक्वल टू यू प्लस ए की। क्लियर? ये v क्या बता रहा है, वेलोसिटी जिस टाइम पे निकालना है, मतलब t की वैल्यू को अगर आप 1 रखोगे, क्लियर है, मतलब 0 से 1 सेकंड के बीच में बताना है, तो 1 सेकंड हो गया फाइनल और 0 हो गया इनिशियल। तो t इक्वल टू 1 सेकंड पे जो वेलोसिटी है वो है v मल्टीप्लाइड बाई -10, g को -10 ले लेना है, एक्सेलरेशन -10 है, g को -d है ना, प्लस u कितना है बताओ, +20, तो ये हो गया +20। तो देखो कि ये कितना हो गया, 10 मीटर पर सेकंड। ठीक, जो बात मैंने आपको बोली थी कि वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है, देखो वो इक्वेशन भी बोल रहा है कि वेलोसिटी 20 से घट के 10 हो गई है। अब सोचोगे कि अरे यार, यहाँ पे 20 था, घट के यहाँ पे 10 हो ही गया, आधा तो हो ही गया है, तो ये डिस्टेंस जो है वो उसका आधा ही कवर करेगा ये। ठीक, नहीं है बेटा, वेलोसिटी की एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो रेट ऑफ डिक्रीज मतलब हर इक्वल टाइम इंटरवल में डिक्रीज इन वेलोसिटी सेम रहेगा। ठीक, दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। समझ में आ गई बात? खैर छोड़ो, हम इस पे डिस्कशन कर रहे हैं। अब हमें क्या निकालना है, सोचो सोचो जरा, हमें निकालना क्या है, अगला जो टारगेट था कि कितने हाइट पे, हम कंफर्म कर लेते हैं इस बात को, तो ये तो सब कुछ को पता है, तो हम अब हाइट निकालना है। तो अब वो रिलेशन ढूंढो जिसमें हम आसानी से हाइट निकाल, क्योंकि अपने पास तो अब सारा सब कुछ है, वी भी पता चल गया, आपका टारगेट हमारे लिए बहुत आसान हो गया। तो अगर बच्चा ये यूज करना चाहता है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एक एक बात समझोगे बेटा। एस क्या है, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन 0 to 1 सेकंड, जो कि निकालना है अपने को। ठीक, ये एच, ये वाली एच हमें फाइंड करनी है, डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन किधर है, ऊपर है ना, तो मैंने यहाँ पे प्लस साइन के साथ लिख दिया। यू कितना है, +20, टाइम कितना लगा बताओ, 0 से 1 सेकंड में बोला गया, तो टाइम कितना लगा 1 सेकंड, प्लस हाफ, एक्सेलरेशन कितना है -10, टाइम कितना लगा है 1 सेकंड का स्क्वायर। सॉल्व करो जरा इसे, 20, ये देखो को कितना आ गया, 1 का स्क्वायर, ये कैंसिल, ये 5 आ गया, -5, देखो 15 मीटर आ गया। इसका मतलब हम जो सोच रहे थे कि 10 मीटर पे होगा, तो गलत हो जाता ना हमसे। ये बात समझ में आ गई? तो मतलब 15 मीटर पे है, मतलब देखो पहले 1 सेकंड में 15 मीटर कवर कर चुका है, अब उसको अगले 1 सेकंड में सिर्फ 5 मीटर ही कवर करना है। समझ में आ गया? क्यों? क्योंकि वेलोसिटी डिक्रीज होके 20 से घट के 10 हो गई है, तो अगले 1 सेकंड में अब वो कम डिस्टेंस कवर करेगा। देखो, बीच के किसी भी इंस्टेंट पे हमने निकाल लिया। क्लियर? अब इसी में टाइम अलग अलग गिवन होंगे, आपको अलग अलग चीजें पूछी जाएंगी, आपको बेसिक पता होना चाहिए। क्लियर? एक बार नोट कर लो इसको जल्दी से। अनिल बेटा, अनिल, ये 11 क्लास की फिजिक्स चल रही है बेटा, हो गया, लिख लिया है सबने? ठीक है, अब आगे चलते हैं। जैसे कि अब तो ये तो केस हो गया कि नीचे से ऊपर फेंका, अब मान लो कि ऐसे बहुत सारे केसेस हो सकते हैं। नेक्स्ट केस लिख लो, केस 2 हम बात करते हैं। केस 2 में हमने क्या किया कि किसी भी गिवन हाइट से एक ऑब्जेक्ट को छोड़ दिया। मान लो कि ये हाइट गिवन हमें पता है, ये हाइट है किसी बिल्डिंग से,
यहाँ से ऑब्जेक्ट को रेस्ट से रिलीज किया है, याद रखना इसका मास क्या है, m है, रेस्ट से हमने रिलीज कर दिया। अब सोचो मैंने आपको क्या बोला था कि इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिसाइड नहीं करना, आप इंटरमीडिएट पोजीशन पे जाके सब डिसाइड करना। कि इंटरमीडिएट मतलब इनके बीच में कहीं भी, तो मान लो कि यहाँ पे कहीं है, तो इसके ऊपर फोर्स देखो को कौन सा लग रहा है, एक अकेला ग्रेविटेशनल फोर्स mg। सो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, फोर्स डिवाइडेड बाय मास विच इज g। तो अगेन डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन g हो गया। ठीक, g की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, अप्रोक्सीमेट हम 10 ले लेते हैं। हमेशा याद रखना क्वेश्चन में अगर गिवन है 10 लेने के लिए तो ही लेना, अगर नहीं गिवन है तो 9.8 कंसीडर करोगे। ठीक, बट हम ये मान के चल रहे कि हमें गिवन है 10 लेना है, तो मैं 10 लेके कैलकुलेशन आसान रख रहा हूँ। ठीक, ध्यान रखना इसमें। तो ये जी है, समझ में आ गई बात। इतना बात तो क्लियर हो गया कि अब यहाँ से चल के पार्टिकल यहाँ पे पहुंच रहा होगा, तो उस समय एक्सेलरेशन सिर्फ जी होगा और कांस्टेंट होगा। जैसे ये बात तुम्हारे दिमाग में दौड़ गई कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो तुरंत तुम्हारे दिमाग में वो तीनों इक्वेशन घूम जाने चाहिए कि हम वो तीन इक्वेशन को यूज करने के लायक हैं। ठीक, अब उसको हम यूज कर रहे हैं। यहाँ पे देखो, अब जैसे क्वेश्चन ये पूछा गया कि ये हाइट गिवन था, ठीक, कितने हाइट से हमने बॉल को छोड़ा है। अब सवाल ये है कि कितने देर में वो ऑब्जेक्ट यहाँ पे पहुंचा है, वो टाइम बताना है, और जिस समय ये अर्थ को या इस सरफेस को हिट करने वाला है जस्ट उससे पहले उसकी वेलोसिटी क्या है। ये दो चीजें हमें कैलकुलेट करनी है। समझ में आ गई बात। अब चलो इसको कैलकुलेट करके देखते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या कि जो दो चीजें मैंने आपको पहले बताई थी उन चीजों को कंसिडर करो। वो दो चीजें सबसे इंपॉर्टेंट क्या था कि जिस डायरेक्शन में मोशन होना है उस डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लोगे, तो देखो कि मोशन किधर होना है, डाउनवर्ड, तो हम क्या करेंगे, नीचे को पॉजिटिव मान लेंगे। मतलब जो भी वेक्टर डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा उसे प्लस में लिखेंगे, जो उसके अपोजिट होगा उसे माइनस में लिखेंगे। देखो कुछ बातें दिमाग में हमेशा दौड़ना चाहिए। अब जैसे वेक्टर मैंने बोला, तुम्हारे दिमाग में एक पिक्चर आ जाना चाहिए कि कौन कौन क्वांटिटी वेक्टर हैं। तो डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, क्लियर, और यहाँ पे यही तीन यूज होने हैं। क्लियर, और भी है मोमेंटम वगैरह के बारे में पहले डिस्कस कर चुके हैं, फोर्स वगैरह के बारे में, बट उनका यूज नहीं होना, इन तीन का यूज सबसे ज्यादा है। क्लियर, तो यहाँ पे देखो पॉजिटिव नीचे हो गया, मतलब जो ऊपर की तरफ होगा वेक्टर उसको माइनस लिखेंगे, जो नीचे होगा उसे प्लस लिखेंगे। तो जरा देखो तो एक्सेलरेशन कितना है, प्लस जी है ना, देखो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। क्लियर, अच्छा डिस्प्लेसमेंट कितना है, देखो तो कहाँ पहुंचा है, तो डिस्प्लेसमेंट देखो ये h है, किस डायरेक्शन में, नीचे। ठीक, और नीचे को आपने क्या माना है, पॉजिटिव, तो क्या लिखेंगे, प्लस h। बात समझ में आ गया। इतनी बातें हमें पता है। क्लियर, तो हमें निकालना क्या है, वेलोसिटी, लेकिन हमें टाइम नहीं पता, तो हम टाइम कैसे निकालेंगे बेटा, सोचो जरा। तो हम लिखते हैं इक्वेशन s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। क्लियर है, समझ में आ गया। तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। क्लियर, अब u देखो रेस्ट है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 है, प्लस हाफ एक्सेलरेशन कितना है, प्लस जी। टाइम अपने को निकालना है, उस ये वो टाइम है जहां पे यहाँ पे पहुंचा है वो। ठीक, तो यहाँ पे पहुंच के वक्त उसने डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया है, तो दैट इज एच, दैट इज योर प्लस एच। क्लियर, तो देखो यहाँ से टाइम देखो तो ये 2 इधर आ गया, जी डिवाइड में आ गया 2h/g अंडर ऑफ रूट। समझ में आ गई बात। क्लियर है, हो गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया, टाइम आ गया अपने पास। अगर आपसे यहाँ पे वेलोसिटी पूछी गई तो हम क्या लिख देंगे, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। क्लियर, ये वेलोसिटी उस टाइम पे है जिस टाइम पे वो यहाँ पे पहुंचा है, या दूसरे तरीके से बोलो ये वेलोसिटी उस जगह पे है जहां डिस्प्लेसमेंट h हुआ है। मतलब डिस्प्लेसमेंट को प्लस h लिखेंगे, उस समय वेलोसिटी v है, इनिशियल को 0 है, प्लस 2 एक्सेलरेशन कितना है, प्लस जी। क्लियर है बच्चों, ठीक है, तो ये v कितना आ गया, √2gh। क्लियर है, यहाँ पे समझ में आ गया। अब जल्दी से इसको नोट कर लो। हाँ हाँ, क्या हो गया भैया, बता। रूम दिखाना था, अगर वो ना हो तो डिस्टर्ब कर दिया, क्लास चल रहा है। हो गया बच्चों, समझ में आ गया, क्लियर है यहाँ पे। तो देखो वेलोसिटी भी आ गई हमारी, मतलब इतनी स्पीड से पार्टिकल इस सरफेस को हिट कर रहा होगा।
क्लियर है बेटा, समझ में आ गया। तो इतनी स्पीड से यहाँ हिट कर रहा होगा और उसको हिट करने में जो टाइम लगेगा वो ये है। इतनी बातें अब हमें पता चल गई है। ठीक, अब जरूरी नहीं कि यही पूछा जाए, समझ में आ गई। ये तो वो टाइम है जिसमें सरफेस को हिट कर रहा है, क्लियर। और जिस समय वो हिट कर रहा है उसकी स्पीड इतनी है, क्लियर। क्योंकि और डायरेक्शन किधर है, डाउनवर्ड, समझ में आ गया। तो आपसे पूछेगा कि बताओ यहाँ मोमेंटम कितना है, तो मास से इस वेलोसिटी को मल्टीप्लाई कर लेना, बस मोमेंटम पता चल जाएगा। तो डायरेक्शन क्या है मोमेंटम का, डाउनवर्ड, समझ में आ गई बात, क्लियर। इतनी बात तो समझ में आ गई है सबको, क्लियर। अब देखो, जैसे मान लो किस पे छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, वो छोटा सा एग्जांपल क्या कहता है उसको ध्यान से देखो। सेम क्वेश्चन रेस्ट से रिलीज किया हमने। क्वेश्चन ये कह रहा है कि अब ये जो एच जो है वो 100 मीटर है, 100 मीटर ऊपर से हमने ऑब्जेक्ट को छोड़ा। तो बताओ कि जिस समय, अच्छा सबसे पहले ये बताओ कि जब वो फ्लोर को हिट कर रहा होगा तो कितना टाइम लगा। तो टाइम तो अपने को पता हो गया, टाइम कितना है, √2h/g, क्लियर। तो √2h कितना है, h कितना है 100 मीटर, g कितना है 10, तो एक जीरो कैंसिल हो गया, 20 आ गया, √20 आ गया। ठीक, √20 सेकंड, √20 सेकंड कितना हो जाएगा, कुछ 4 पॉइंट समथिंग आएगा, वो आपको पता है। ठीक, मतलब 4 पॉइंट समथिंग सेकंड में वो यहाँ से यहाँ पहुंच जाएगा, समझ में आ गई बात, क्लियर। अब ये सबके साथ है, ये हमारे साथ भी है, एक छोटे से पार्टिकल के पास भी है। क्यों, क्योंकि हम किस में बात कर रहे हैं, एयर फ्री स्पेस में बात कर रहे हैं, एयर का कोई रेजिस्टेंस नहीं है, समझ में आ गई बात, इतनी बात क्लियर होनी चाहिए। तो √20 सेकंड दैट इज द टाइम, क्लियर, बात समझ में आ गई। अब सवाल ये है कि कितने देर में यहाँ पे पहुंच, चलो वो को निकाल लिया, यहाँ पे स्पीड क्या रही होगी, तो उसका भी वैल्यू हमें पता है, √2gh। तो देखो 2 × 10 × 100 मीटर कितना हो जाएगा, देखो देखो एक बार कुछ पता चल जाए, 10 का √10 √20 मीटर, सॉरी पर सेकंड। ठीक, ये भी कुछ 40 मीटर पर सेकंड के आसपास, 4 पॉइंट समथिंग हो गया ना √20 की वैल्यू। तो 10 से मल्टीप्लाई कर लोगे वो पता चल जाएगा, 40-45 के बीच में आएगा कुछ, क्लियर। उतनी स्पीड से हम यहाँ पे हिट कर रहे होंगे, इतनी बात हमें पता है। अब क्वेश्चन ने ये बोला कि t = 1 सेकंड पे बताओ पार्टिकल कहाँ पे है और उसकी स्पीड क्या है। ठीक, क्योंकि इसके बीच में कोई क्वेश्चन उठा लिया, ठीक है। अगर आपसे ये पूछा जाता, क्वेश्चन ये होता है कि बॉल गिरा और यहीं पे रुक गया, यहाँ पे टकराया और रुक गया, क्लियर। तो आपसे ये पूछेगा t = 5 सेकंड पे बताओ उसकी वेलोसिटी क्या है, तो 0 है भाई। क्यों, क्योंकि उसको पहुंचने में टाइम कितना लगा है, √20 कितना होता है, कुछ 4.5 के आसपास अराउंड, मतलब निकाल लेना, सॉल्व कर लेना बेटा, 4 to 5 के बीच में कुछ होगा। लेकिन उसने 5 पे पूछा, तो 5 पे तो बेचारा टकरा के यहीं पे रुक गया है, तो वेलोसिटी 0 हो गई, क्लियर। और पूछ गया क्या कि कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया, तो यही तो है, पूरी की पूरी हाइट 100 मीटर। समझ में आ गई बात कि ये कुछ सिंपल से सवाल है। लेकिन आपसे क्या पूछा गया कि t = 1 सेकंड पे बताओ पार्टिकल है कहाँ पे और उसकी वेलोसिटी क्या है। ठीक, मतलब ये तो बात क्लियर हो गई कि 4 पॉइंट समथिंग सेकंड में यहाँ पे पहुंचा है, तो 1 सेकंड में कहीं इधर को होगा, समझ में आ गई बात कि t = 1 सेकंड पे कहीं पे यहाँ पे होगा। तो ये वाली हाइट आपसे पूछी गई है, मतलब ये वाली कितना डिस्टेंस है ये पूछी गई है, और यहाँ पहुंचने पे इसकी वेलोसिटी, जब पार्टिकल यहाँ पे होगा तो उसकी वेलोसिटी ये v क्या होगा, ये आपसे पूछा गया, समझ में आ गया। तो देखो ये जो फॉर्मूला जो निकाला है आपने, इस फॉर्मूले में समझो ये की क्या है, जब डिस्प्लेसमेंट h हुआ है उस समय उसमें जो टाइम लगा है वो ये है। ठीक, अगर डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर होता तो यहाँ पे प्लेस करोगे तो वो वाला टाइम पता चल जाएगा। अगर ये डिस्प्लेसमेंट 20 मीटर होता तो वो वाली डिस्प्लेसमेंट यहाँ प्लेस करोगे, 20 मीटर रखोगे, वो टाइम पता चल जाएगा। या फिर 20 मीटर कवर करने में जो डिस्प्लेसमेंट सॉरी जो टाइम लगा है उसको यहाँ प्लेस करोगे तो h आ जाएगा। तो क्या हम इस रिलेशन को यूज कर सकते हैं। ठीक, ये मत समझना कि ये फाइनल वेलोसिटी ही है, ये तो वेलोसिटी किसी भी टाइम t पे है जब डिस्प्लेसमेंट h और टाइम t लगा हो। ठीक, अब जैसे देखो तुमसे किस टाइम पे पूछा गया, 1 सेकंड पे, तो दैट इज इक्वल टू √2h/g। अब रूट इधर लेकर आ जाओगे, स्क्वायर कर दो दोनों तरफ तो कुछ नहीं बचा, तो 2h/g = 1 आ गया, तो h कितना आ गया, g/2, मतलब 5 मीटर। g को 10 कंसिडर कर लिया, मतलब ये पता चल गया कि ये 5 मीटर नीचे होगा, क्लियर। अच्छा टाइम कितना लगा, सॉरी टाइम तो गिवन नहीं है, वेलोसिटी कितनी है ये बताओ। तो वेलोसिटी कितनी है, √2gh। ये बात समझ में आनी चाहिए कि जब
डिस्प्लेसमेंट h है, उस समय जो वेलोसिटी है वो है v। तो जब डिस्प्लेसमेंट तुमने निकाल लिया, कहाँ निकाला, ये रहा 5 मीटर, उस समय जो वेलोसिटी होगी वही तो है ये। तो हम क्या लिख देंगे, रूट ऑफ 210 इंटू 5, कितना आ गया 100 का तो 10, तो 10 मीटर पर सेकेंड। बात समझ में आ गई, क्लियर। ऐसे भी सोच सकते हो भाई, एक्सेलरेशन 10 है, मतलब एक सेकंड में वेलोसिटी जो है वो 10 से बढ़ जाएगी। तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी की, 0। एक सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी क्या होगी, 10 से बढ़ जानी है, तो 10 होना भी चाहिए था। देखो आंसर भी बता रहा है कि 10 होना भी चाहिए था। तो हो गया पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व। देख रहे हो ना, कुछ भी नहीं होता बेटा, बहुत आसान है, जल्दी से नोट कर लो। लिख लिया आपने बच्चों? चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये बात तो समझ में आ गया, आपको कुछ भी पूछा जाए आप कर सकते हो, अब आप इसके महारथी हो गए हो। अब अगर आपसे ये बोला जाए कि एक ऑब्जेक्ट को, ये ऑब्जेक्ट है, मैंने यहां से इसको 20 मीटर पर सेकंड से प्रोजेक्ट किया, तो ये कहीं ऊपर को यहाँ गया होगा, रुका होगा, ऐसे रिटर्न होकर वापस यहाँ पे आ गया होगा, ठीक। तो सवाल ये है कि जब वो यहाँ पे पहुंचा तो उस समय उसकी वेलोसिटी क्या है। इस समय यहाँ पे इसको टोटल टाइम कितना लगा, t इक्वल टू 0 है, मतलब यहाँ से चलकर ऐसे जाकर ऐसे वापिस आने में इसको पूरा टाइम कितना लगा। तो बहुत आसान है, हमारे पास दो केसेज हो गए, ठीक। दोनों केसेस को मैं यहाँ पे इंक्लूड कर रहा हूँ। ये पहला केस हो गया, इसको पहला हटा दो, ये पहला वाला केस है, ये एक हाइट से फेंकने वाला केस है, ठीक। हम इसको प्रूफ कर रहे हैं, कुछ यहाँ पे मैं सिखाना चाहता हूँ, अच्छे से समझो। तो यहाँ पे आपको पता है कि वेलोसिटी 0 हो जाना है जब यहाँ से चल के ऊपर को गया, मैक्सिमम हाइट है। तो वो मैक्सिमम हाइट कितना होगा, ये h कितना हो जाएगा बेटा, u स्क्वायर बाई 2g। u देखो कितना है, 20 है, तो 20 का स्क्वायर बाई जी, 2 इंटू जी, 20 गायब हो गया, 20 मीटर, मतलब ये 20 मीटर ऊपर गया। समझ में आ गई बात। वहां पे 20 मीटर पे वेलोसिटी 0 हो गई, तो टाइम कितना लग गया, u बाई जी, ये सब फॉर्मूला आप निकाल चुके हैं। तो 20 बाई जी 2 सेकंड, क्लियर। मतलब यहाँ से चलकर यहाँ पे जाने में 2 सेकंड। अब बच्चे बोलेंगे ना भाई देखना टाइम यहाँ से यहाँ लगा, उतने टाइम में ऊपर से नीचे आएगा, बट मैं कैसे मानूं, क्या उसका प्रूफ है कोई, तो हम उस प्रूफ को करते हैं, ठीक। अगर ऐसा हो गया तो हम जीवन में इसको अप्लाई किया करेंगे। समझ में आ गई बात। सो मैथमेटिक्स इज रियल साइंस, वो जो प्रूफ करके वही सारा काम है। क्लियर है बेटा। अब चलो आगे चलते हैं। अब मान लो, अब इसके पहले क्या हुआ ये बोल जाओ। अब इतना हमें जरूर पता चल गया कि ये 20 मीटर है, ठीक। अब यहाँ से अब दूसरा एग्जाम्पल आ गया, तो बताओ यहाँ से चलकर यहाँ जाने में, ठीक, ये कौन सा था, केस फर्स्ट। अब इधर की तरफ ये दूसरा केस हो गया, केस सेकंड, मतलब किसी हाइट से रेस्ट से छोड़ दिया हमने ऑब्जेक्ट को, देखो यहाँ पे वेलोसिटी 0 था ना, तो अभी इस केस में इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे क्या है, 0 है ना। अब वो कितना नीचे आया वो भी पता है, 20 मीटर। तो यहाँ पे वेलोसिटी कितनी हो जाएगी बता दो, यहाँ वेलोसिटी √2gh होगा ना। तो देखो कि बताओ तो कितना हो गया, 2 इंटू 10 इंटू कितना डिस्टेंस कवर किया उसने, 20 कवर किया उसने, कितना आ गया बताना जरा, 400 हो गया ना, ये 400 हो गया, 400 का रूट 20 आ गया, 20 मीटर पर सेकंड। अच्छा ये तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात हो गई भाई, 20 से फेंका था, 20 ही यहाँ पे है, इसका मतलब ये बात तो सच हो गया कि सेम हाइट पे सेम वेलोसिटी होगी, सॉरी सेम स्पीड होगी। वेलोसिटी को अपोजिट हो गया बेटा, देखो इसमें ऊपर है और इसमें नीचे है, वेलोसिटी को अपोजिट डायरेक्शंस में, मैग्नीट्यूड सेम है, तो वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को स्पीड बोलते हैं। मतलब अगर यहाँ पे अगर बात किया जाता तो ये ऑब्जेक्ट जब जाते वक्त जो भी वेलोसिटी v इसकी होती, आते वक्त भी उसकी स्पीड उतनी ही होती, बस डायरेक्शन रिवर्स हो जाता, ठीक। अब एक और सवाल देखते हैं कि यहाँ से यहाँ चल के पहुंचने में ये टाइम कितना लगा। तो टाइम याद है, √2h/g, ये निकाला था अपने हमने। तो 2h कितना था, 20 डिवाइडेड बाई 10 कितना हो गया, देखो कि ये 2 सेकंड हो गया। अरे ये बात भी को कमाल हो गई, यहाँ से यहाँ जाने में 2 सेकंड लगे भाई, ऊपर से नीचे आने में भी 2 सेकंड लगे, क्लियर। इसका मतलब सेम हाइट कवर करने में चाहे जाते वक्त या आते वक्त सेम टाइम लगता है, लेकिन कंडीशन क्या होना चाहिए, एयर फ्री स्पेस होना चाहिए। बिल्कुल समझ में आ गई ये बात, क्लियर। इसका मतलब मैं ये बोलूं
कि यहां से जाकर यहां पहुंचने में अगर टी टाइम लगा तो यहां से चलकर यहां पहुंचने में भी टी टाइम लगेगा। यहां से चलकर यहां पहुंचने में अगर t1 टाइम लगा तो यहां से चलकर यहां पहुंचने में t1 टाइम लगेगा। क्लियर है? इतनी बात समझ में आ रही है? क्लियर? तो सेम हाइट पे, ठीक है ना, एक ही जगह से सेम हाइट पे स्पीड सेम होगी, वेलोसिटी का डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा थ्रू आउट द जर्नी। टाइम के बारे में भी आपको बिल्कुल क्लियर हो गया। अब कोई सा भी इंस्टेंट पूछा जाए आप बता सकते हो। अब आपसे अगर ये सवाल पूछ देता कि मान लो कि ये 20 मीटर है, तो बोलता कि ये बताओ कि 20 मीटर का डिस्टेंस कवर करने में ठीक जिस समय उसकी वेलोसिटी नेगेटिव होती कितना टाइम लग जाता। सोच के बताओ, क्वेश्चन समझ में आया? 20 मीटर का डिस्टेंस कवर करने में, 20 मीटर तो यही रहा, 10 मीटर मानो, 10 मीटर का डिस्टेंस कवर करने में जिस पॉइंट पे वेलोसिटी नेगेटिव होती उस पॉइंट पे पहुंचने में कितना टाइम लगता। तो दिमाग दौड़ाओ, यहाँ पे देखो, यहाँ से ऊपर जा रहे हैं, यहाँ से लेकर यहाँ का पूरा वेलोसिटी ऊपर की तरफ है ना, तो ये के ऊपर है पॉजिटिव। क्लियर? यहाँ पे पहुंचा, अब वेलोसिटी नेगेटिव इस रिटर्न वाली जर्नी में होना है। तो उसने बोला कि जब यहाँ से हाइट 10 मीटर हो उस समय वेलोसिटी को, 10 मीटर यहाँ से ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो यहाँ वाले पार्ट में तो वेलोसिटी ऊपर है, यहाँ वाले वेलोसिटी भी नेगेटिव है। ठीक, मतलब आपसे पूछा गया यहाँ पहुंचने में कितना टाइम लगा, यहाँ से चलकर ये वाला पूरा टाइम पूछा गया। समझ में आ गई बात? तो यहाँ से चलकर यहाँ पहुंचने में जो टाइम लगा वो कितना है, क्या हम निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे? क्योंकि यहाँ से यहाँ जाने का टाइम तो हमें पता चल गया कितना है भाई, 2 सेकंड। क्लियर? तो अब यहाँ से चलकर यहाँ पहुंचने में तो ये वाली हाइट कितनी बोली गई थी, 10, ये पूरी हाइट कितनी थी, 20, तो मतलब ये वाली हाइट कितनी हो गई, अगेन 10। समझ में आ गई बात? 10 मीटर। ठीक, तो सवाल यह है कि 10 मीटर कवर करने में कितना टाइम लगेगा, t1 हम कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे निकालेंगे बेटा, बोलो बोलो। डिस्प्लेसमेंट पता है, यहाँ से यहाँ तक में बात कर दो, t1 पता चल जाएगा, तो कैसे निकाल देंगे, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट देखो यहाँ से यहाँ तक कितना है, देखो ये 10 था तो ये भी 10 है, तो ये कितना हो गया 10। इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे 0, हाफ एक्सेलरेशन कितना है और टाइम कितना लगा है, यही तो निकालना है अपने को, t1 स्क्वायर। तो देखो तो कितना हो गया 20 डिवाइडेड बाई 10, कितना आ गया, ये हो गया ना 20 डिवाइडेड बाई 10, 2 रूट ये हो गया t1, इतना सेकंड। समझ में आ गई बात? मतलब यहाँ से चलकर यहाँ पहुंचने में उसको √2 सेकंड लगे हैं। √2 की वैल्यू कितनी होती है, 1.4 ले लो। ठीक, मतलब यहाँ से चलकर यहाँ पहुंचने में 1.4 सेकंड लगे। यहाँ से चलकर यहाँ पहुंचने में कितने लगे, 2 सेकंड, यहाँ निकाला था, तो 2 सेकंड प्लस 1.4, तो 3.4 सेकंड लगे हैं जब यहाँ से चलकर उस जगह पे पहुंचने में जहां पे वेलोसिटी नेगेटिव हुई है और वो पोजीशन ग्राउंड से 10 मीटर ऊपर है। समझ में आ गया? ये डिफिकल्ट क्वेश्चन बोल सकते हो क्योंकि लैंग्वेज में ये पूरा का पूरा फंसा देगा। समझ में आ गई बात? ठीक, तो लैंग्वेज में बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि वो एक्चुअली कहना क्या चाहते हैं। नोट कर लो, जल्दी से नोट कर लो बेटा। हो गया? इतनी बात समझ में आ गई? क्लियर है? ये बात तो पूरी की पूरी क्लियर हो चुकी है आपकी। अब देखो, इतनी बात क्लियर है ना? अब थोड़ा सा बेसिकली हमने जो आज टॉपिक स्टार्ट करना था वो है वर्क। ठीक, हमने को बस ऐसे ही इसको यहाँ पे बताया है। अब वर्क के बारे में डिस्कशन है बेटो, देखो यहाँ पे। ठीक, खैर वर्क छोड़ो, अभी वर्क हम अगली क्लास में देखेंगे, बट फिलहाल मैं बस ऐसे ही बोल देता हूँ कि आपने काम किया। इस वर्क का फिजिक्स में क्या मतलब होता है? ठीक, फिजिक्स में वर्क का सेंस होता है सिर्फ मैकेनिकल वर्क, फिजिकल वर्क नहीं। ठीक, आपने इस दीवार को धक्का मारा, ऐसे पुश कर रहे हो, ठीक है ना, पूरा एकदम जबरदस्त यहाँ पर धक्का दिया, लेकिन ये दीवार मूव नहीं किया, तो फिजिक्स बोलेगा आपने कोई काम नहीं किया। ठीक, लेकिन क्या ऐसा हुआ, आप पूरे अगर 2 घंटे तक इसको धक्का मारो तो क्या आप थकोगे नहीं?
बिल्कुल थकोगे, ठीक। लेकिन वो जो वर्क है वो बायोलॉजी का काम है, उसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। क्यों? हम सिर्फ मैकेनिकल वर्क देखना चाहते हैं कि आपके फोर्स का इफेक्ट बॉडी के ऊपर क्या हुआ है, क्या बॉडी डिस्प्लेस हुई है, क्या आपके फोर्स के कारण बॉडी डिस्प्लेस हुई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मान लो कि एक बॉडी इधर को जा रही है और फोर्स आपने ऊपर की तरफ लगा दिया, तो क्या आपके फोर्स के कारण वो बॉडी डिस्प्लेस हुई है? बिल्कुल भी नहीं। क्लियर? मतलब वैसे फोर्स जो मोशन के परपेंडिकुलर हो वो कोई भी मैकेनिकल वर्क परफॉर्म नहीं करता है। समझ में आ गया? ये आपने पढ़ा भी होगा 9th क्लास में कि कुली जो है अपने सर के ऊपर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर लेके चल रहा है तो क्या कोई वो मैकेनिकल वर्क कर रहा है? तो आप बोलोगे नो। क्यों? क्योंकि जो सर है उसके ऊपर नॉर्मल फोर्स ऊपर लगा रहा है। क्लियर है? समझ में आ गई बात? और मूव किधर कर रहा है? हॉरिजॉन्टली, कि दोनों परपेंडिकुलर है। तो जो फोर्स परपेंडिकुलर हो वो कोई मैकेनिकल वर्क नहीं करता। क्या मेरी बात समझ में आ गई आपको? ठीक। तो वर्क के बारे में जो प्रॉपर डिस्कशन है वो हम अगली क्लास में करेंगे। वर्क का जस्ट मैंने सिंपल सा मीनिंग आपको समझाया है जो आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा। फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट अलोंग द फोर्स, दैट इज कॉल्ड द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ वर्क। समझ में आया? क्लियर? मैं सबको इंक्लूड कर रहा हूँ बेटा यहाँ पे, ये सबके लिए है। 9th क्लास बोलो, 11 12 टॉपर्स सबके लिए है। सब लोग पढ़ो इसको, ठीक। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ये, ठीक, जो आपके कॉम्पिटिशन में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, तो इनको जानना बहुत जरूरी है। तो वर्क को मैथमेटिकली कैसे डिफाइन करते हैं बेटा? फोर्स मल्टीप्लाइड बाई डिस्प्लेसमेंट अलोंग द फोर्स, दैट इज कॉल्ड द मैकेनिकल वर्क। ठीक। बहुत सारे ऐसे केसेस आएंगे जहाँ पे आप फिजिकल वर्क कर रहे होगे, आपकी ब्लड सर्कुलेशन तेज हो जाएगी, ठीक। आप थकने लगोगे। क्यों? क्योंकि वर्क इज अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। वर्क आप कर रहे हो मतलब एनर्जी लिबरेट कर रहे हो। एनर्जी लिबरेट मतलब आपकी एनर्जी डाउन हो रही है और धीरे धीरे क्या होगी, आपकी एनर्जी खत्म हो जाएगी, आप थक जाओगे, ठीक। लेकिन आपके उस इफेक्ट का इस बॉडी के मोशन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा है। तो ऐसे केस में हम वर्क क्या बोलेंगे? दैट इज जीरो। द वर्क बाय योर एफर्ट इज जीरो, क्योंकि आपका तो उस वेलोसिटी पे कोई रोल ही नहीं पता चल रहा। समझ में आ गई बात? तो ऐसे फोर्सेज जो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर लग रहे होते हैं डजंट परफॉर्म एनी वर्क, एनी मैकेनिकल वर्क बोलोगे, ठीक। फिजिकल को वो कर ही सकते हैं। समझ में आ गई बात? तो अपने फिजिक्स में सिर्फ हम मैकेनिकल वर्क के बारे में डिस्कशन करेंगे जो कि अगली क्लास में होगा। मुझे लग रहा है कि अब हमें चलना चाहिए, ठीक। ओके बेटा, तो अपना ध्यान रखिए आप लोग। आज की क्लास के लिए इतना ही था। टेक केयर, बाय बाय।